किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। और जैसा कि पर्वतिया जी ने आपको पहले ही संकेत दे दिया है कि हम लोग सबसे पहले कृषि समाचार देखेंगे। और आप जानते हैं कि कृषि दर्शन में अगर आप खेती बाड़ी से जुड़ी देश दुनिया की तमाम तरह की खबरों की जानकारी रखते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ होता है। चलिए देखते हैं कि देश दुनिया में खेती बाड़ी से जुड़ी क्या क्या खबरें हैं, मौसम का हाल चाल हमारे क्षेत्र में कैसा रहने वाला है और बाजार का भाव अभी कैसा रहा है ना। देखिए कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। इन समाचारों को लेकर हाजिर हूं मैं दीप्ति रेखा। मौसम, कीड़ों का प्रकोप और कई प्रकार की आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने का एक उपाय है बीमा कराना। तेजी से बदलते मौसम और इसकी अनिश्चितता तथा अन्य कई प्रकार की आपदाओं से किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अपनी कृषि नीति के मसौदे में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की मूल भावना को राज्य में भी लागू करने का निश्चय किया है। पिछले दिनों हजारीबाग के आत्मा सभागार में जिला स्तरीय रबी कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में जिले में रबी फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विचार किया गया। जिले में रबी फसल के आच्छादन में वृद्धि करने के लिए कार्यशाला में विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में जिले के किसानों तथा अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन जिले के ख्यात सफल किसान श्री मीने महतो तथा जिला कृषि पदाधिकारी श्री सुखदेव हेम्ब्रम ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर बोलते हुए जिला कृषि पदाधिकारी श्री हेम्ब्रम ने रबी फसल के आच्छादन में वृद्धि के लिए प्रचार प्रसार की आवश्यकता बतलाते हुए कहा, आयोजन का मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारा रबी फसल पर होने वाली जो हमारे कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रम को हम फील्ड लेवल पर गांव लेवल तक कैसे प्रचार प्रसार करके हम अपने हजारीबाग जिले के किसानों को हम सहूलियत दे सकें, सुविधा दे सकें। इस कार्यशाला को उपयोगी बताते हुए श्री मीनू महतो ने कहा, किसानों को कार्यशाला से विशेष करके जो नई तकनीक है विकास हुआ है, नई किस्मों का जो विकास हुआ है उसका किसानों के खेत में यहाँ प्रखंड कृषि पदाधिकारियों, कृषि तकनीकी प्रसार पदाधिकारियों के माध्यम से पहुँचाना है। खेती के साथ साथ पशुपालन को हमारे किसान भाई व्यवसाय की तरह अपना रहे हैं। यह देखा जा रहा है कि शंकर तथा उन्नत नस्ल की गायों में इन दिनों गर्भधारण में कमी आ रही है। इससे जो पशुपालक अधिक दूध उत्पादन के लिए पशुओं का पालन करते हैं उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पशुपालक इसके लिए उचित तकनीक का उपयोग नहीं करते। पशुपालन करने वाले पशुपालक भाइयों के साथ इन दिनों यह आम समस्या देखी जा रही है कि जब वे शंकर नस्ल की गायों का पालन करते हैं तो उनमें गर्भ धारण करने में कमी हो जाती है। ऐसा दो कारणों से होता है। एक तो इसलिए कि पशुपालक शंकर नस्ल के पशुओं को उन्नत और पौष्टिक आहार नहीं देते और दूसरे उनका समागम शुद्ध नस्ल के पशुओं से करा देते हैं। शंकर नस्ल के पशुओं के लिए निर्धारित पौष्टिक आहार का पालन करके तथा शंकर नस्ल के पशुओं का गर्भाधान शंकर नस्ल के सीमेन से ही कराने पर इस समस्या से बचा जा सकता है तथा इस तकनीक का प्रयोग करके अपनी ही गौशाला में पशुपालक उन्नत नस्ल के बछड़े प्राप्त कर सकते हैं। पशुपालक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब वो शंकर नस्ल अपना रहे हैं तो शंकर नस्ल की बाछी का हमेशा संकरण शंकर नस्ल के वीर्य से ही, शंकर नस्ल के सीमन से ही कराना चाहिए। ठंड के मौसम में टमाटर में जहां खास स्वाद आ जाता है वहीं टमाटर की मांग भी बढ़ जाती है। इस मौसम में राज्य के बहुत से किसान टमाटर की खेती करते हैं। टमाटर की खेती करने वाले किसान भाई अपनी ज़रूरत का ध्यान रखें तो कुछ नई किस्मों से अपने उपयोग का सही चुनाव करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।
जाड़े का मौसम सब्जियों का मौसम होता है। खासकर इस समय किसान भाइयों के लिए टमाटर लगाने का समय चल रहा है। टमाटर की कुछ उन्नत किस्में हैं जिनमें से अपने बाजार की मांग के अनुसार किसान भाई सब्जी, सलाद, उपज और टिकाऊ वाली किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। सलाद के लिए अर्का आधा एक उन्नत किस्म है, तो सब्जी के लिए स्वर्ण लालिमा तथा स्वर्ण नवीन किस्में हैं। अधिक उपज वाली शंकर नस्ल की किस्मों में स्वर्ण समृद्धि अथवा स्वर्ण संपदा का चुनाव किया जा सकता है। वहीं अगर किसान भाइयों को अपनी टमाटर की फसल को दूर दराज भेजना हो तो उन्हें स्वर्ण वैभव तथा स्वर्ण विजय किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। टमाटर की खेती हेतु किसान भाई साधारण किस्मों में अर्का आभा, स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन का प्रयोग कर सकते हैं। अर्का आभा किस्म सलाद टमाटर के लिए और स्वर्ण लालिमा सब्जी टमाटर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावे में संकर किस्मों में किसान भाई स्वर्ण समृद्धि एवं स्वर्ण संपदा का प्रयोग कर सकते हैं। रोज स्केटियर एक ऐसा उपकरण है जो फूलों की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए बेहद उपयोगी है। इस उपकरण के उपयोग से किसान भाई अपने काम को बहुत सहज और सफल बना सकते हैं। फूलों की खेती और खासकर गुलाब की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए बहुत उपयोगी उपकरण है रोज स्केटियर। इस खास डिजाइन के उपकरण से अवांछित टहनियों को बहुत आसानी से काटा जा सकता है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इससे मूल पौधों को नुकसान नहीं होता तथा कटी हुई टहनी यंत्र में ही फंसी रह जाती है, जिसे आसानी से जहां चाहे वहां फेंक सकते हैं। तेज धार वाला रोज स्केटियर स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिस कारण इसमें जंग भी नहीं लगती। हमारे सभी किसान भाई अपने खेतों में खूब परिश्रम करते हैं। उनका श्रम ही खेतों में फसल बनकर उगता है। लेकिन उनमें से कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जिनका काम और जिनकी सफलता हमारे लिए प्रेरणा बन जाती है। समय समय पर हम आपकी मुलाकात ऐसे किसान भाइयों से करवाते हैं। आइए आज मिलते हैं ऐसे ही एक प्रेरक व्यक्तित्व से। यूँ तो अपने अपने क्षेत्र में सभी किसान भाई अपना काम बहुत लगन से करते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई परिश्रम के साथ साथ अपने काम में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सबके लिए प्रेरणा और गौरव का विषय बन जाता है। उनके ऐसे प्रयासों से परिचित होना हम सबों में काफ़ी उत्साह भरता है। खेती करके मेरा परिवार पूरा खुशहाल है। मेरा बाप है, मम्मी है, भाई है, बहन है, सब आज खेती करके हम लोग पूरा परिवार पूरा खुशहाल हैं। ठंड का मौसम परवान चढ़ रहा है और इसी के साथ मौसमी सब्जियों की आवक बाजार में तेज हो गई है। इस समय नए फसलों में कहीं कहीं मटर की पहली फसल दिखलाई पड़ रही है, तो साथ ही साथ बाजार में शकरकंद भी दिखलाई दे रही है। चलिए राज्य के एक भाग में बाजार के भाव पर डालते हैं एक नज़र। पिछले सप्ताह बाजार में खाद्यान्नों के भाव में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया, जबकि नए आलू की आवक से आलू के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। गोभी तथा ठंड के मौसम की सब्जियों की आवक बढ़ने से इनके बाजार भाव कम हुए हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में मटर तथा अन्य आगात फसलों के बाजार में आने की संभावना है। मौसमी सब्जियों के भाव अभी और गिरेंगे। मौसम हमारी खेती में बहुत अहम स्थान रखता है। चलिए एक नज़र राज्य के 4 प्रमुख शहरों के संभावित तापमान पर डालते हैं। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। हजारीबाग अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज के कृषि समाचारों में बस इतना ही। अगले अंक में नई जानकारियों और नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जोहार मास्टर साहब। बहुत बहुत टेबल, क्या हाल चाल है? सब ठीक है मास्टर साहब। देखिए किसान भाइयों, विराम हम लोग में जब तक ले रहे थे तब तक हमारा टेमन भी आ गया और विराम के बाद हम आप सभी का कृषि दर्शन में एक बार फिर से स्वागत करते हैं, है ना पर्वतिया जी? तो टेमन भी अपन धान कर खेत बटे जाए रहे। हाँ गए थे, कीड़ा उड़ा लग रहा था। अच्छा अच्छा, कीटनाशक का छिड़काव के लिए इसी में लेट हो गया मास्टर साहब, नहीं तो और हम जल्दी आते। हाँ, तो वही कहा कि मास्टर जी हम औरो धान कर खेत में देख ली कि वो कीट से परेशान हुए लाइक धान कर खेत में। तो हमारे आज अगर यही समस्या का समाधान कर लेती तो हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, इस धान के खेत में भी कहीं कहीं पर हमें कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। तो किसान भाइयों, आप जानते हैं कि धान आपकी मुख्य फसल है और अगर इसमें कीट का नियंत्रण आप नहीं करेंगे तो मुख्य फसल का नुकसान होगा और ये आपके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए कार्यक्रम में हम ये देखते हैं कि कीट का प्रबंधन धान में आप कैसे करेंगे, है ना? हाँ। और आप तो जानती हैं कि परसों खबर भेजे लाई आपको लगता है कृषि विज्ञान केंद्र दुमका में। हाँ। और हुआ कर हमरे कर वैज्ञानिक हैं डॉक्टर श्रीकांत सिंह, वो बताते हैं कि धान कर जो फसल एखन खड़ा है, अगर उकर में कीट कर दिक्कत आवे लागे तो कर नियंत्रण कैसे करें? बिल्कुल बिल्कुल किसान भाइयों, चलिए देखिए ये खास जानकारी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इस वक्त जबकि बहुत सारे धान में बाली लग रहा है, उसमें दूध भर रहा है, तो कौन कौन से कीट इस वक्त लगेंगे? धान में प्रमुख जो कीट लगते हैं वो होते हैं साढ़ा कीट, तना छेदक कीट और बाली में लगने वाला प्रमुख कीट जो है गंधी कीट होता है, जो कि बाली में जो रस है उसको चूस कर उसको खखरी बना देता है, सादा कर देता है तथा ये क्षति बहुत हद तक काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है। इसके अतिरिक्त कम से कम 4-5 किस्म के कीट धान में और भी लगते हैं, जिसमें कि आपका बकया कीट प्रमुख है। तना छेदक कीट किसी भी अवस्था में लग सकता है, जो तना छेदक कीट लगने के बाद पूरा का पूरा बाली उजला दिखता है और यदि उसको वहाँ से खींचा जाए तना को तो पूरा का पूरा धान का पौधा ही हाथ में चले आता है। तो ये कीट जो है इसका नियंत्रण इस अवस्था में कर लेना आवश्यक है ताकि पूरे नुकसान से बचा सके, कम से कम क्षति हो। इसके लिए कीट नियंत्रण बहुत आवश्यक हो जाता है। सही समय पर सही उसका कीटनाशक दवा का उपयोग और सही शस्य क्रिया, जिसे हम लोग कहते हैं कि बिना किसी दवा के भी इसको नियंत्रण किया जा सके, ऐसी अवस्था में जैसे खरपतवार को निकाल देना या फिर पानी की मात्रा को नियंत्रित कर लेना जिससे कि कीट का प्रकोप कम हो सके। तो जिसमें कि रासायनिक और गैर रासायनिक दोनों नियंत्रण सम्मिलित हैं, उससे हम कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बताया कि साढ़ा कीट लगता है और गंधी बग कीट लगता है, तो साढ़ा कीट हमारे खेत में, हम किसान भाइयों के खेत में लग गया, ये कैसे इसको पहचानेंगे, इसका लक्षण क्या है
और वो किस तरीके से प्रभावित करता है, और जो दूसरी बार जो आपने चर्चा की गंधी बग की, इसको कैसे हमारे किसान भाई पहचानेंगे, इसका लक्षण क्या है कि वो कीट का प्रकोप हमारे किसान भाइयों के खेत में हो चुका है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि साढ़ा कीट जो है ठीक फूल आने के पहले ये ज़्यादा अधिक लगता है, जबकि धान अपने अधिकतम बढ़वार की अवस्था में होता है, वैसी स्थिति में साढ़ा कीट का प्रकोप होता है। ये धान के बढ़वार बिंदु पर छेद करके उसके अंदर घुस करके ये पूरे धान के पत्ती को गोल कर देता है। धान का जो पौधा देखने में ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वो प्याज का पौधा हो, प्याज के जैसा उसकी पत्तियां हो जाती हैं, गोल गोल घूम जाती हैं वो। तो उसको किसान भाई वो 2-4 जगह पौधों में जब ध्यान से देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि साढ़ा कीट का प्रकोप हो चुका है। और इसको नियंत्रण करने के लिए किसान भाई को कुछ रासायनिक और कुछ गैर रासायनिक उपाय भी हैं जिसको वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो यदि उनके खेत में खरपतवार की मात्रा अधिक है तो उसको तुरंत निकाल दे, क्योंकि साढ़ा कीट जो है उसी खरपतवार पे ही निचले हिस्से में वो अंडे देते हैं। तो इसलिए खरपतवार को निकाल देना सबसे श्रेयस्कर होगा। तत्पश्चात तुरंत उसमें कार्बोफ्यूरान नाम की एक दवा है जो दानेदार दवा है, या 4-10G एक दवा है, वो भी दानेदार है, एक फिप्रोनिल। तो ये तीनों में से कोई एक दवा का किसान भाई चुनाव कर सकते हैं। यदि वो कार्बोफ्यूरान का अगर प्रयोग करते हैं तो वो 1 एकड़ में 12 किलो उसका उपयोग माने कर सकते हैं। उसको सीधे उसको अपने खेत में छिड़काव करना है, मिट्टी के साथ, सूखी मिट्टी के साथ या बालू के साथ मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। 4-10G में थोड़ा सा ध्यान देना है कि उसको केवल 4 kg का उसका उपयोग करना है, मात्र 4 kg 1 एकड़ में उसको दानेदार दवा को छिड़काव करने से साढ़ा कीट पे हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। अब जहाँ तक है गंधी बग का, तो गंधी बग या गंधी कीट उस समय लगता है जब दाने में दूध भरने लगता है। वो सीधा धान के दानों पर वो छेद करके उसके रस को चूसते हैं और ये अधिक मात्रा में एक साथ प्रकोप करते हैं, जिसके फलस्वरूप दाने सादे सादे दिख पड़ते हैं। तो गंधी बग को नियंत्रित करने के लिए क्विनॉल फास नाम की एक दवा आती है, जो कि वो करीब 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से उसका अगर भुरकाव किया जाए तो गंधी बग से आप नियंत्रण पा सकते हैं। इसके लिए भी खरपतवार को हटा देना आवश्यक है ताकि उसका जो छुपने का निवास स्थान है वो नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से आप साढ़ा कीट और गंधी बग कीट दोनों का नियंत्रण आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई कीट की बात। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि धान में कौन कौन से रोग लगते हैं और इसके पहचानने का लक्षण क्या है और इसको हमारे किसान भाई नियंत्रण कैसे करें, विस्तृत रूप से जानकारी दें। जी, धान में मुख्यतः 5-6 प्रकार के रोग लगते हैं। उसमें कारक होते हैं 3 प्रकार के, जैसे कि एक फफूंदी के कारण लगने वाले रोग होते हैं, दूसरा बैक्टीरिया के कारण लगने वाले रोग होते हैं और तीसरा वायरस के कारण लगने वाले रोग होते हैं। तो जो फफूंदी के कारण जो रोग लगते हैं उसमें प्रमुख होते हैं झुलसा रोग, जिसे ब्लास्ट भी कहते हैं, उसके बाद भूरी चित्ती रोग और एक ब्लाइट होता है। तो ये 2-3 जो मुख्य रोग हैं उनका जो लक्षण है वो एक समान दिख पड़ता है, किंतु ध्यान देने पर आप इसमें अंतर महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर झुलसा रोग लग गया हो तो पत्तियों में नाव के आकार का 1 सेंटीमीटर आकार में नाव के आकार का भूरा भूरा दाग आता है, जिसके बीच में राख जैसा धुंधला वो एक सेंटर होता है, एक केंद्र होता है। और जब वो अधिक फैलता है तो ये जो धब्बे हैं नाव के आकार के, ये बढ़ने लगते हैं और सभी आपस में जुड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि मानो पूरा का पूरा पत्ता जल गया हो। तो शुरुआती लक्षण पहचानने का है कि इसमें नाव के आकार के धब्बे होते हैं। जबकि भूरी चित्ती रोग जो होती है वो भी ऐसा ही भूरा दिखता है, किंतु वो अंडाकार आकार के होते हैं और दोनों वो फफूंदी के कारण ही होते हैं। तो झुलसा रोग से अगर यदि किसान को पहला लक्षण दिखता है तो कोशिश करना चाहिए कि उसको तुरंत उसका उपचार करें, अन्यथा एक बार फैल जाने के बाद इसका नियंत्रण मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसान भाई को जैसे ही अपने खेत में झुलसा रोग का लक्षण दिख पड़े वैसे ही कार्बेंडाजिम नाम की जो दवा है उसका 100 ग्राम 400 लीटर पानी में घोलकर इसको 1 एकड़ में छिड़काव कर देना चाहिए। ये या फिर अगर डाइथेन M45 नाम की जो दवा है उसका वो करीब 200 ग्राम 400 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। इससे भूरी चित्ती रोग और साथ साथ
झुलसा रोग, दोनों का नियंत्रण हो जाता है। उसका बैक्टीरिया से लगने वाले जो प्रमुख रोग हैं धान में, वो हैं लीफ ब्लाइट, जिसको कि ब्लाइट रोग भी कहते हैं। उसमें धान के पौधों में माने काला काला और चिपचिपा द्रव माने जैसा दिख पड़ता है, और किनारे से होते हुए भूरे रंग की धारियाँ ऊपर की ओर बढ़ती हैं, यानी कि धान की पत्तियां जलने लगती हैं किनारे से, और वो ऊपर की ओर नीचे की ओर दोनों की ओर बढ़ती हैं, लेकिन शुरुआत किनारे की होता है। इसमें कोई दाग और धब्बा नहीं आता है, वो सीधे जलने का लक्षण प्राप्त होता है। इसके लिए किसान भाई स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की दवा को 1 मिलीलीटर करीब 2 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन इसका सही उपाय ये होता है कि इस रोग से बचने के लिए बीज उपचार ही सबसे सर्वोत्तम उपाय है, जिसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या क्रोसिन एजी नाम की दवा से इसको बिचड़े के जड़ को उपचारित कर लिया जाता है। मात्र 10 लीटर पानी में करीब 2 मिलीलीटर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या क्रोसिन एजी का हम लोग डालकर उसका जड़ उपचार करते हैं 10 मिनट तक, उसके बाद वो कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप लीफ ब्लाइट से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी धान में लगने वाले रोग, कीट दोनों के नियंत्रण के बारे में। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि रबी मौसम में जो सब्जियों के बिचड़ा तैयार किए जाते थे, इनमें कौन कौन सी सब्जियों के बिचड़े तैयार किए जा सकते हैं? इसमें मुख्य रूप से टमाटर वर्गीय और गोभी वर्गीय सब्जियों का बिचड़ा तैयार किया जाता है। जो भी किस्म हो, जब कभी भी लगाना हो उसके हिसाब से। और इसमें ध्यान दिया जाता है कि आप बिचड़ा कब तैयार करेंगे। बिचड़ा कब तैयार करेंगे, इसके लिए उनको ध्यान देना पड़ेगा कि कितना दिन में बिचड़ा हमारा तैयार हो जाएगा। जैसे गोभी वर्गीय फसलों का चारा 6 से 8 सप्ताह में तैयार हो जाता है। तो जब लगाना है उससे 6 से 8 सप्ताह पहले उनको बीज की बुआई करनी होगी। टमाटर वर्गीय सब्जियों में मुख्य रूप से टमाटर हुआ, बैगन हुआ, मिर्च हुआ, तो इनका बिचड़ा 15 से 20 दिन में तैयार हो जाता है। लोग ऐसे लगाते हैं, बहुत लोग 1 महीना, 1.25 महीना, 1.5 महीना का भी लगाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इनका मुख्य लगाने का जो अच्छा समय है वो है 15 से 20 दिन में। इनका जैसे टमाटर का है बिचड़ा मात्र 14-15 दिन में तैयार हो जाता है। हमारे पीछे में गिराया हुआ है बीज, जो कि देखने से पता चल रहा है ये आज से करीब 6-7 दिन पहले बिचड़ा गिराया हुआ है, और दिखाई दे रहा है इनका साइज देखने से लग रहा है कि अगला 7 दिन में ज़रूर ये पौधा हमें रोपने लायक तैयार हो जाएगा। तो ये पता चलता है कि हमें 14-15 दिन में टमाटर का तैयार हो जाएगा। इसके बाद में बैगन का आता है। बैगन का 4-5 दिन ज़्यादा समय लेता है, बैगन और मिर्च का। तो 4-5 दिन ज़्यादा से 20 दिन के करीब उनको समय देंगे उन दोनों फसलों को। तो इस तरह से इन फसलों का हम लोग चारा द्वारा बिचड़ा तैयार करके और तब उनका उत्पादन हम लोग करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि बिचड़ा तैयार 14 दिन पहले, या सबके अलग अलग समय होते हैं। हाँ। अब इस बात आती है कि भूमि का चयन, तो भूमि का चयन कैसे करेंगे किसान भाई? भूमि का चयन, भूमि की तैयारी के लिए किसान भाई भूमि जो कि दोमट मिट्टी हो, बढ़िया भुरभुरी, जिसमें कि माने चिकट मिट्टी न हो, ऐसा भूमि का चुनाव करेंगे। और इसमें भूमि का भी उपचार किसानों को करना पड़ेगा, ताकि भूमि के द्वारा जो रोग कीट होते हैं वे हमारे फसल को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाएं भविष्य में, उसकी हमको तैयारी करनी पड़ती है। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक है कि मृदा सौरीकरण, मतलब भूमि को गर्मियों के मौसम में 1.5 महीना 2 महीना के लिए जोत करके और छोड़ दीजिए, और उसका सूरज के प्रकाश से उसका ये हो जाए, रोग कीट उसके मिट्टी में कर मर जाएं, इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके सिवाय में
कुछ रसायनों के द्वारा भी भूमि उपचार किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से दवा है कैप्टन है और थीरम है। इन दवाओं को प्रति वर्ग मीटर 3 से 5 ग्राम दवा आप बालू में या राख में मिला करके और भूमि पर छींट करके और उसकी कोड़ाई करके इस तरह से भूमि में मिला देंगे तो भूमि जो है सो उपचारित हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि भूमि उपचार करने के लिए, इसके बाद आती है बात कि बीजोपचार कैसे करना होता है, क्योंकि बीजोपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में भी आप विस्तृत से बताएं। बीजोपचार सबसे सस्ती कीट रोकथाम का सबसे सस्ता उपाय है। इसके द्वारा कोई भी फसल हो उसमें आप जो भविष्य में जो रोग कीट लगने वाले हैं उनको रोकथाम के लिए पहले से उपाय किए रहेंगे तो बहुत सस्ता में, जैसे कोई भी फसल हो उसका प्रति किलो बीज मात्र 2 ग्राम बेविस्टिन के द्वारा उपचारित करने से आपका काम चल जाता है, ठीक ना। तो 2 ग्राम दवा का दाम कितना कम हुआ, लेकिन वही यदि रोग लग जाता तब कितना दवा लगेगा, उसको छिड़कने में लेबर लगेगा, उस सारा का बचत होता है। और यहाँ आज मात्र जो है सो और 1 किलो बीज के लिए है, यहाँ तो हम लोग बीज थोड़ा चुटकी भर तो बीज यूज करते हैं यहाँ के हमारे किसान भाई, तो उनके लिए तो आधा ग्राम से भी कम दवाई में उनका काम चल जाएगा। तो क्या है, जस्ट छूना है, बस उतना से काम चल जाना है, तो उतना कम दवा के द्वारा वो रोकथाम कर लेते हैं, तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई बीजोपचार की बात। अब आती है कि इसकी देखभाल, जैसे बिचड़े तैयार होने लगते हैं तो इसकी देखभाल किसान भाई किस तरह से करें? हाँ, किसान भाई भूमि का नर्सरी पहले तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद में उस पर नर्सरी जो है सो सीजन के मुताबिक अभी जैसे कि 10-15 सेंटीमीटर ऊंचा थाला तैयार कर लें और उस थाले पर थाले की लंबाई 3 से 5 मीटर कुछ भी रख सकते हैं, चौड़ाई 1 मीटर 1.25 मीटर रखें ताकि दोनों तरफ से बैठ करके और उसमें देखभाल करने में उनको सुविधा हो। और इनमें 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन खोल करके लकड़ी वगैरह के द्वारा और उसमें बीज को, जो बीजोपचार के बीज है उसको डाल देते हैं। डालने के बाद वो बीज से बिचड़ा जो है 4 से 7 दिन के अंदर अलग अलग फसलों का बिचड़ा निकलने लगता है। उन लाइन के बीच में जो कुछ घास वगैरह निकल रहे हैं उनकी निकौनी कर दें, वे झरना के द्वारा पानी पटाते रहें। इसके साथ ही साथ किसान भाई गर्मी पैदा करने से बिचड़े और जल्दी निकलते हैं, तो उसके लिए पुआल से उनको ढक कर सकते हैं, जिसको कि 4-5 दिन के बाद हटा देंगे ताकि बिचड़ा फिर ख़राब ना हो। इसके लिए 4-5 दिन बिचड़ा निकलने के पहले उनको हटा देना होगा। इस तरह से वो गर्मी से बिचड़ा उनको जल्दी निकल जाता है और सही निकलता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो खरपतवार होते हैं उनको हाथ से हटा देंगे, सिंचाई करते रहेंगे। अब आता है पौधा संरक्षण। पौधा संरक्षण के लिए किसान भाइयों खेत में एक बार और वे जो है सो बेविस्टिन का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल तैयार करके और उसको उसमें छिड़काव कर दें। साथ ही साथ अगर कोई कीड़ा लग रहा हो तो उसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा, जितने भी फसल बताएं गोभी वर्गीय सब्जी या टमाटर वर्गीय सब्जियों, उनमें इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके और उसका वे छिड़काव कर दें। खास करके बैगन का यदि चारा तैयार कर रहे हैं तो उसमें विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि बैगन का एक जो मुख्य कीट है फल एवं तना छेदक कीट, वो इसी समय बिचड़ा जिस समय निकलते रहता है उसी समय इसके मादा कीट जो हैं सो पौधे पर बैठ करके और अंडा देती हैं, जिनका कि बाद में कोई आपका बढ़िया रिमेडी नहीं है। कटाई छटाई वगैरह करते हैं, दवाई छिड़कते हैं बाद में जा करके, तो उससे उतना अच्छा हमको ये रोकथाम नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमको है कि बैगन में विशेष रूप से ध्यान रखें कि वे इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा का जरूर छिड़काव करें। इमिडाक्लोप्रिड यदि नहीं मिले तो किसान भाई उसके बदले में दूसरी भी कोई भी इंसेक्टिसाइड अगर मिलता है तो उसका स्प्रे एक बार जरूर कर दें, ताकि उसके गंध से भी कीट बहुत सारे भाग सकते, वो भले उतना इफेक्टिव दवा ना हो लेकिन तभी वे भाग जाते हैं। तो इस तरह से हम उसके पौधा संरक्षण के लिए यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे तो हमें भविष्य में उसका लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आपको भी धन्यवाद।